तो आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम आने वाला है और उसी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए हमने पीवाईक्यू स्टार्ट करे हैं और आज पहला वीडियो है उसी सीरीज़ में। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे और आज ये हिस्ट्री की सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के एंशिएंट के पार्ट से, तो एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसकी सीरीज़ चलाएंगे। उसके रिगार्डिंग ये आज फर्स्ट क्लास है, तो इस फर्स्ट क्लास को कवर करते हुए आज हम चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, मानव कंकाल की बात कर रहा है कि किस शिलाश्रय से मिले हैं विंध्य क्षेत्र के। मोरहना पहाड़ में, घगरिया में, बगही खोर में या लेकही में? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेकहिया में। लेखैया में। अब इसका एक्सप्लेनेशन में मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन जो इसका दिया हुआ है, लेखैया इसका ऑप्शन है और एक्सप्लेनेशन जो इसका है, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखही के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणीय लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हैं। कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए बता रहे हैं? वहाँ 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश शत विशत हैं। कुछ तो सुरक्षित हालत में मिले थे वहाँ, लेकिन कुछ थे क्या, शत विशत, मतलब सही हालत में नहीं थे। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव अवस्थाएं मिली है। उनके अनुसार क्या है, उन्होंने जब सर्च किया था तो उस टाइम उनको 27 मानव कंकाल मिले हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए लघु पाषाणी उपकरणों के अतिरिक्त जो मिले थे वो थे 17 कंकाल। ठीक है, वो कहाँ मिले थे? लेखैया में। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। ठीक है, और उत्तर चयन करना है। अब सबसे पहले दिया गया कि हड़प्पा स्थल क्या है, स्थल दिए रखे हैं और उसकी सूची में उनकी स्थिति क्या है। पहला स्थल है मांडा, देमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और इनकी स्थितियां हैं, मांडा की है राजस्थान दे रखी, देमाबाद की है हरियाणा, कालीबंगा की दे रखी है जम्मू कश्मीर और राखीगढ़ी की दे रखी है महाराष्ट्र। तो इसके ऑप्शन सुमेलित कीजिए बोल रहा है। ABCD के रूप में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर B 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर C 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर D 4 1 2 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 3 4 3 1 2 4। अब विकल्प दिए हुए हैं इनके, तो मांडा का जो ऑप्शन है वो है, मांडा है जम्मू कश्मीर में स्थित, स्थिति दी है उसकी, और देमाबाद की है महाराष्ट्र में, कालीबंगा की है राजस्थान में और राखीगढ़ी की है हरियाणा में। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको मोस्टली पूछे जाएंगे। ये जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो दिए गए हैं सूचीबद्ध तरीके से, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। जो इसकी भी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी, इसके एंड में जब हम हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, एंशिएंट से लेकर मिडेवल और आपकी जो मॉडर्न की होते वर्ल्ड हिस्ट्री से होते हुए कंप्लीट होगी जो हमारी ये प्रीवाई ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है, उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसमें किस तरीके से आप लगा सकते हैं आपके ट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। ये बता रहे हैं एंशिएंट टाइम पे, मतलब पूरा पाषाण काल पे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। वो कौन कौन, वो कहाँ निकले थे पूछ रहे हैं। सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लखनाथ से? तो आंसर है दमदमा से। एक्सप्लेनेशन है इसका, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिला था, वहाँ पे स्थित है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ स्थित है? मध्य गंगा की प्रतापगढ़ जिले में है। मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। ठीक है, वहाँ पे उत्खनन भी हुआ था उधर इसका। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान मिले थे। मानव शवदान मिले थे कितने? 41 समाधान प्राप्त हुए थे। इन समाधानों से 5 समाधान युग्म समाधान थे। ठीक है, और एक शवाधान था जिसमें 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए गए थे। 6 शवाधान में एक एक कंकाल मिले थे। अब बता रहे कि 5 समाधान थे युग्म समाधान, मतलब जहाँ पे जोड़े में लोगों को 5 शव थे, जोड़े में जलाए गए थे। ऐसे ही बता रहे मानव कंकाल, उनमें 3 मानव कंकाल एक ही साथ दफनाए गए थे। वो कहाँ मिले थे? सराय नाहर राय में मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया गया हो, कहाँ उसके प्रमाण मिले गए पूछ रहे हैं। उसका प्रमाण मिले हैं बागोर में। ऑप्शन थे इसके ओदी, बोरी, बागोर, लखनिया। लेकिन इसका जो मिला है हमें पूरा मध्य पाषाण काल में पशुपालन की जो प्रमाण मिले वो मिले हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी बागोर में। मध्य पाषाण काल से पशुपालन साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मतलब जो मिडिल आया था, जो हमारा मध्य पाषाण काल आया था, उस समय से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लग गए थे। वो प्रारंभिक साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट मिला था, जो आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से स्थित है। ठीक है, जो कहाँ मिले थे? बागोर में मिले थे। अब अगला क्वेश्चन है सूची। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेंगे आपको। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें दिया है पहला, सूची 1 में दिया गया वैदिक नदियाँ, जो वैदिक नदियाँ थी और उनके आधुनिक नाम क्या है पूछ रहा है। वैदिक नदियों में ऑप्शन दिया है कुंभा, परुषणी, सदानीरा, सुतुद्री, और इसके आधुनिक नाम है गंडक, काबुल, रावी, सतलज, जो अभी आधुनिक मॉडर्न टाइम पे नाम लिए जाते हैं इन नदियों के। ऑप्शन दिए हैं ए में लिखा है 1 2 4 3, बी में है 2 3 1 4, सी में है 3 4 2 1 और डी में है 4 1 3 2। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर क्या है? कुंभा नदी को आधुनिक नाम कुंभा नदी का काबुल है, परुषणी का रावी है, सदानीरी का गंडक है, और शुतद्री या शतुद्री जिसको बोलते हैं उसका नाम है सतलज नदी, जो अभी आधुनिक नाम है इनके। अगला है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? कह रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से पहले थे अग्नि, दूसरे हैं बृहस्पति, तीसरे हैं घोष, चौथे हैं इंद्र। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। मतलब वैदिक देवताओं में से किसी उनका पुरोहित माना जाता था। जो देवी देवता हुआ करते थे उस समय उनका जो पुरोहित देवता माने जाते वो कौन माने? बृहस्पति माने जाते थे। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित देवता माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वह वृद्धवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? उस समय का बता रहे हैं कि वेद मंत्रों की रचना की थी, वो कौन सी ब्रह्मावादिनी है? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? ऑप्शन नंबर ए है लोपामुद्रा। ठीक है, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख किया गया। विदुषी स्त्रियां होती थी, उनका उल्लेख किया गया है जिन्होंने वेद और मंत्रों की क्या की थी? रचना की थी। यथा कपाला, जैसे कौन कौन है उसमें? यथापाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। ठीक है, तो लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जी कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? ठीक है, धूर माने होता है हब, इंग्लिश में उसे हब बोलेंगे। हब है जो, अगर आपको कहीं ना वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड ना समझे हिंदी में, प्रॉपर हिंदी कई लोग को समझ में नहीं आती, तो ऐसे हिंदी इंग्लिश के ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसका आंसर है कुरु पांचाल। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल या मत्स्य सुरसेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुरु पांचाल। ठीक है, कुरु पांचाल। इसका एक्सप्लेनेशन है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में उस समय नगरीकरण जो अर्बनाइजेशन बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। उसी समय हमने कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बने थे, जो मेन नगर बने थे उस समय में, उत्तर वैदिक काल में जब नगरीकरण किया जा रहा था। तो उस समय जो नगर नए बने थे, जो हब बनाए जाते थे, तो उस समय का मुख्य केंद्र जो था धूर मतलब हब, वो था कुरु पांचाल। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। सब प्रयोग कब हुआ था गोत्र शब्द का? हम लोग नहीं कहते हैं जब पूजा पाठ होती है तो ये आप कौन से गोत्र से हैं, कौन से कुल, आपको कुल या गोत्र इसे कहा जाएगा। तो उस टाइम जो 4 इन्होंने वेद बताए हैं, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो ऋग्वेद में इसका सबसे पहले यूज़ हुआ था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति मतलब जो एक तरीके से देखा जाए सर्वप्रथम प्रयोग जो किया जाने लगा था ऋग्वेद में जाने की लगा था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। ठीक है, गोत्र या गोष्ठ जो भी कहेंगे आप, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है?
उस समय ईरान से भारत आए आर्य लोग आए थे, उन अभिलेखों में कौन सी सूचना देते बता रहे हैं? मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगज कोई या जूनागढ़। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इसका है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ठीक है, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त भी किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। मतलब सभी लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो उसमें तिलक जी ने ये मत दिया था, लेकिन इतिहासकार लोग क्या कहते हैं, इसे मान्यता नहीं देते हैं। अगला है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से या बिसोटून से। तो 14वीं सदी में इसका अभिलेख जो देवी देवताओं का, वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है वो है बोगज कोई से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? तो गायत्री मंत्र का जो प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम जो वेद में मिला है वो है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने। पुराणों की संख्या है, उस समय पुराणों की संख्या कितनी थी पूछ रहे हैं आपके? 16, 18, 19 या 21? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 18। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, लोमहर्ष जी ऋषि जी ने की थी पुराणों की संख्या की जो रचना 18 रचना की थी। इनकी रचना पूर्व और उनके पुत्र थे जो उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भाषा में लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है, एक भाग लिखा गया था उस समय। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? तो किसके हैं? पुराणों के। अब इसका जो व्याख्या दी गई है वो ये है कि पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। सर्ग बीज को क्या कहते हैं? आदि सृष्टि का जो पुराण है उसे कहते हैं सर्ग बीज। ठीक है, और प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की जो पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में क्या होता है? देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन होता है। मंतवर में कल्प के महायुगों का वर्णन होता है। और वंशानुचरित में पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। अगला है ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? उस समय मूल्यवान जो संपत्ति समझा जाता था भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो उस वक्त जो मूल्यवान चीज समझी जाती थी वो थी गाय। ठीक है, अगला है ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ, अब क्यों समझी जाती थी इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया था। हम गौ माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है हमारे यहाँ। अब अभी तक भी हम लोग गौ माता के रूप में पूजते हैं इन्हें। ठीक है, और उस समय विनिमय की माध्यम होती थी ये। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कौश या गोत्र? क्या नहीं है? कौश। प्राचीन भारतीय प्रसंग में देखिए कुल क्या था? एक कुल, हम नहीं बोलते ये हमारे कुल के लोग हैं, एक तरीके कस्बा टाइप का जो होता है उसे कुल कहा जाता है। वंश क्या है? जैसे पीढ़ी पर पीढ़ी वंशानुगत चले आ रहे हिरार्की होती है जो हम लोगों के परिवारों में, उसे कहा जाता है। गोत्र क्या है? आपको पता है, जैसे हम कोई पूजा पाठ करते हैं पंडित जी पूछते हैं ना कि किस गोत्र हैं, किस कुल से हैं, तो ये भारतीय समाज में प्रसंग के रूप में हम इन वर्गों का उपयोग करते हैं। किसका नहीं करते हैं? अब इसमें पूछे नहीं करते हैं, तो किसका नहीं करते हैं हम लोग? किसका नहीं करते हैं हम लोग? कौश का नहीं करते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, क्योंकि पारिवारिक रूप में जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित है, इसलिए हम इनका उस समय प्रयोग किया करते हैं। किसका नहीं करते हैं? कोश का।
कोश क्या होता है, एक तरीके से हम लोग कोश, वैसे कोश को भंडार कहते हैं हिंदी में, लेकिन इसमें संबंधित किया गया है कि परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित हो, क्योंकि वो परिवार का पार्ट नहीं होके भंडार है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ या प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो उस समय हम लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ इस्तेमाल करते। तो ऑप्शन नंबर सी है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति पूजा तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में होता। मौर्योत्तर काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी? उस समय ऋग्वेद काल में जनता किस चीज़ में विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में क्या होता था, लोगों की प्रकृति, देवी देवताओं को जो हम पूजा किया करते थे, उस समय इसमें क्या नाम कहते, बलि और कर्मकांड निहित है, उसकी प्रधानता मानी। आजकल भी अगर आप देखते होंगे कई जगह अभी भी देवी देवताओं की पूजा में जो है बलि और कर्मकांड किए जाते हैं। जैसे बलि पूजा की जाती है कई जगह अभी भी देवी देवताओं के, पर उनको एक तरीके से उपयोग माना जाता है कि हमने, ईश्वर ने हमें, देवी देवताओं ने हमें खुशी से कुछ दिया हुआ है, तो हम उनको उस रूप में मतलब कोई भी बलि देकर आप उसकी पूजा को साक्षात प्रमाण देके पूर्ण किया जाता है कि आपने ये उनको भेंट दिया है। लेकिन भेंट के रूप में अब कई जगह होता है, जरूरी नहीं कि बलि हो। अब तो ये धीरे धीरे कम होने लग गया है। काफ़ी जगह अब लोग इसके बदले नारियल को भी उस रूप में, जो आप पानी वाला नारियल होता है उसको भी उस रूप में लिया जाता है और उसको बलि के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण? इंद्रदेव को ऋग्वेद में युद्ध देवता के रूप में समझा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से? उस समय ना ऋग्वेद में कई मंत्र होते थे और उनकी से पूजा की जाती थी। तो इनमें से किन पे की जाती थी? कह रहे हैं इसका ऑप्शन है अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र वैसे इंद्र को समर्पित है। इंद्रदेव के नाम पे कई मंत्र हुआ करते थे उस समय पे, ठीक है। और तो लेकिन अभी क्या है, इसमें ऑप्शन में इंद्रदेव दिए नहीं हुए हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? अग्नि है। अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है, अतः उसमें उसे विकल्प के रूप में चुना। अगर ऑप्शन में इंद्र दिया होता तो हम इंद्र को लेते, बट अभी ऑप्शन में इंद्रदेव नहीं है, अग्निदेव है, तो अग्नि जी को लिया गया। आपको पता है उस समय पे इंद्रदेव जी के मंत्र खूब हुआ करते थे। पुराने काल में देखा जाए तो जब बीच का युग आया हमारा मध्यकालीन के बाद कुछ समय के बाद जब खेती चलने लगी, तो इंद्रदेव को कई चीज़ों में पूजा जाता था, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी, वर्षा के रूप में भी देखा जाए तो लोग उस वक्त इंद्रदेव जी की मंत्रों की खूब उच्चारण किया करते थे। बिकॉज पूजा पाठ में भी अगर देखा जाए तो अग्नि का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उस टाइम अग्नि के भी कई उपयोग मंत्र आए हुए थे। तो 200 मंत्र समर्पित किए हुए हैं उनको। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों के समय पे वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? अब बता रहे हैं नागरकोट के अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, किसने किया था? मौला अब्दुल बाकी ने, अजीजुद्दीन खान ने, मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने, या तालिब अमूली ने? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अजुद्दीन खान ने। दलाई फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक जी के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजुद्दीन खानी ने की थी। अजुद्दीन खानी उस टाइम उनके दरबारी कवि थे, किसके? फिरोज शाह तुगलक जी के। इनमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था उन्होंने। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। कहाँ प्राप्त हुए थे उनको? ज्वालामुखी मंदिर में। कहाँ? तुगलक शाह जी के नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर प्राप्त हुए थे। अगला है, नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दिए है कोड उसमें 124341234132। देखिए क्वेश्चन अभी थोड़ा अधूरा है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करूँगी, ठीक है। पर अब इसको वैसे कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संविधान की सभा की बैठक
तो क्रम पूछा गया था इसमें, ठीक है। तो क्रम पूछा गया कि संविधान सभा की बैठक किस क्रम में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, प्रथम बैठक। और प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 में। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। अगला है, सूची दी गई है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बुक और कंटेक्स्ट उसका, पुस्तक दिया है, पुस्तक के विषय क्या है? मिराज ए सिकंदरी, बुरान ए मसीर, रियाज उस सलातीन और रियाज उल ईशा। हिस्ट्री, अब क्या दिया, कंटेक्स्ट क्या था इसका? बंगाल का इतिहास लिखा था, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास था, मोहम्मद गवाह के पत्रों का संग्रह था और गुजरात का विषय था। तो इसका सही सुमेलन क्या है? मिरात सिकंदरी क्या था? गुजरात के विजय के बारे में, इसमें कंटेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ था, विषय के बारे में। और बुरहान मशीर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास लिखा हुआ है। रियाज उस सलातीन में बंगाल का इतिहास लिखा हुआ है। और रियाज उल इंशा में महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया है, ठीक है। आंसर इसका ए है। आंसर मिरात सिकंदरी, गुजरात का विजय, ये ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षड्दर्शन का। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उपदेश है उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ठीक है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद या ईशा उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़े से नहीं है। सफ़ेद घोड़े का तात्पर्य श्वेताश्वतर उपनिषद से है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा धोया गया, ठीक है, कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का ही अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडिका उपनिषद से या मत्स्य पुराण से? तो ये लिखा हुआ है मुंडिका उपनिषद से। ये काफ़ी पहले 1990s में क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए मुंडिका उपनिषद से। जैसे आपने सेम ऑप्शन ऊपर दिया, सत्यमेव जयते शब्द मुंडिका उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत का राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कौल्य वंश? तो ये थी कौल्य वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखने में तो ऐसा लगता है काफ़ी ईजी हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली उस समय का नहीं पता है तो आप चाहे आपने उसको पढ़ा हो, बट आंखों से देखा हो, कभी ऐसी देख लिया हो बुक में, बट अगर आपको एक रिवाइज नहीं किया है, याद नहीं है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में ज़रूर कंफ्यूज होंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, टफ क्वेश्चन तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ईजी क्वेश्चन हमको करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि पेपर तो बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, पेपर में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी, मॉडरेट और टफ के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए होते हैं। तो आपका काम है ईजी क्वेश्चन को पहले करना। आप टफ की ओर नहीं भाग सकते, बिकॉज टफ की ओर अगर आप भागेंगे तो आप टाइम लिमिट भी तो होती ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा टाइम मिला है, टाइम लिमिट रहती है उसमें। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? किंग चार्ल्स ने, प्रिंस विलियम्स ने, प्रिंस हेनरी ने या प्रिंस फिलिप ने? ऑप्शन नंबर सी है इसका, प्रिंस हैरी ने। स्पेयर बुक पुस्तक की रचना प्रिंस हैरी ने की थी। इस पुस्तक का संदर्भ एक कुलीन कहावत से है कि एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहेगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, अखिल भारतीय मंजूर संघ, युगांतर संघ, यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ या अनुशीलन समिति? उस टाइम पे अनुशीलन समिति थी। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का उत्तरदायी किसको दिया गया था? उत्तरदायी था अनुशीलन समिति।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के केस के रूप में प्रसिद्ध है। आपको पता है ना, हार्डिंग बम कांड जो हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई मुकुल, बाल मुकुंद, बलराज मेला और बसंत कुमार अवध बिहारी जी को गिरफ्तार किया था। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि कई बार वीडियो बहुत लंबी होती है तो बोरिंग हो जाती है और फिर हम देख भी नहीं पाते वीडियो को पूरा। तो इसमें मैंने 35 क्वेश्चन है, ये एंशिएंट से हैं, एंशिएंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंशिएंट से हम आगे होते हुए अपनी सीरीज़ को चलाते रहेंगे। अभी फर्स्ट क्लास थी, आगे इसकी सेकंड क्लास अभी जल्दी आएगी। अभी ये मैं फर्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगी। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऐसी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। और कोई अगर मिस्टेक होती है इसमें कभी और आपको कुछ और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओपन हूँ मैं इस कमेंट के लिए कि आप मुझे बताएं कि कोई मिस्टेक है या कैसे आपको किस तरीके से आगे पढ़ना चाहेंगे। और बाकी ये आज फर्स्ट क्लास थी जो मैंने हिस्ट्री की करी है। हमने ये उत्तर प्रदेश PCS का प्री एग्ज़ाम आपको पता है जैसे कि 27 अक्टूबर को है, उसी को आगे रखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू करी है। ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से होते हुए दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मैं UPSC में पूछे हुए भी इसमें जो हिस्ट्री के वो भी मैं आगे आपको इसमें डालती रहूँगी। आप ये कंटेंट देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।